मैं पानी लेकर आया तो वो हस्बे मामूल आलती पालती मारे बैठी थी और उसके स्याफाम चेहरे पर ममता का नूर बरस रहा था। मैं उसके पास बैठ गया, उसे पानी पीने को दिया। फिर मुझे अचानक खजाने के लाल का ख्याल आ गया। सीधा उस लाल का क्या हुआ? सीधा नफरत से होंठ सुकेड़ कर बोली, वो तो साले पुलिस वाले मुझसे ले गए, सरकार को दे दिया होगा या खुद खा गए होंगे लफंगे। फिर आह भर कर कहने लगी, ना तू राजा बना ना मैं रानी, राजमहल का सपना भी पूरा ना हुआ रघु। तुम देख लेना, मैं इन हवालदारों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी जिन्होंने मुझे पकड़कर बंदी खाने में डाल दिया था। धारावार गांव के दरिया तक उस जंगल का सफर बड़ा दुश्वार गुजार और सऊबतों से पुर था। हमारे पास एक संगीन, 2 राइफलें और गोलियों का एक डिब्बा और एक टॉर्च थी। खाना हमने कुछ बचा लिया था, जो ज्यादा से ज्यादा एक दिन मजीद चल सकता था। मैं उस जंगल में पुलिस की दस्तबर्द से महफूज था। ये जंगल इतने घने, पेचीदा और खूंखार दरिंदों से भरे थे कि जहाँ पुलिस तो क्या, फौज का गुजर भी मुश्किल था। मैंने अब यही सोच रखा था कि सीधा के गांव पहुंचकर वहां से दरिया के जरिए सूरत की बंदरगाह जाऊंगा और वहां से भारत की मगरबी घाट के समंदर में साहिल के साथ साथ सफर करता बंबई की बंदरगाह के इलाके में किसी जगह पहुंचने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब तो बड़ौदा बल्कि गुजरात काठियावाड़ की पुलिस मेरी तलाश में थी और मैं इन्हीं के सूबे में सफर कर रहा था। गुजरात पुलिस और सीआईडी के पास मेरा फोटो भी था और मेरी उंगलियों के निशान भी थे। बंबई पहुंचकर भी मुझे बेहद एहतियात से काम लेना होगा और भेष बदल कर शहर में दाखिल होना होगा। मुझे मुकद्दस नक्श के खो जाने का अफसोस था। इस इब्तिला में ये नक्श मेरे लिए बड़ा अक्सीर और कारामद शय था। मैं दिल ही दिल में उन बुजुर्ग की रूह से शर्मसार भी था जिन्होंने मुझे ये मुकद्दस नक्श मरहमत किया। हम जंगल में दिन भर सफर करते रहे, किसी जगह आराम करने को भी बैठ जाते, कहीं कोई जंगली लोगों की बनाई हुई पगडंडी मिल जाती, कहीं हमें खुद जंगल में से रास्ता बनाना पड़ता। मेरी दाढ़ी मूछ बढ़ाई थी, मैं खुद शक्ल से जंगली लगने लगा था। बड़ौदा पुलिस के सिपाहियों का खाना हमने 2 दिन चलाया। टिफिन कैरियर का सिर्फ एक डिब्बा पानी पीने के लिए रख लिया था, बाकी फेंक दिया। पहली रात हमने एक चट्टान की खो में बसर की। 2 राइफलें मैंने उठा रखी थी। संगीन को मैंने एक राइफल पर चढ़ा लिया था। सीधा ने इसरार करके एक राइफल अपने कांधे पर उठा ली। रास्ते में उसने मुझसे सीख कर 1-2 फायर भी किए, मगर उसका निशाना बेहद कच्चा था। मैं ज्यादा गोलियां भी जाया नहीं करना चाहता था। खुदा जाने अब ये सीधा के बेटे सांप की मखसूस बू का असर था कि दरिंदे दूर दूर से गरजते, धाड़ते और शोर मचाते, मगर हमारे पास कोई ना आता। अगली रात हमने जंगली फल फूल और नारियल वगैरह खाकर गुजारा था। मुझे ये भी खतरा था कि कहीं हम रास्ते से न भटक गए हों और चलते चलते वापस बड़ौदा के इलाके में न पहुंच जाएं। मगर सीधा को यकीन था कि हम सही शम्त में सफर कर रहे हैं। आखिर इस तरह सफर करते करते तीसरे रोज का सूरज तुलू हुआ तो जंगल खत्म हो गया। दूर सामने जंगल का पाट नजर आ रहा था। सीधा ने खुश होकर नाचते हुए कहा, रघु मेरा घर आ गया, वो देखो दरिया, उसके किनारे मेरे माता पिता रहते हैं, वो मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। हम थक कर चूर हो चुके थे। जंगल से निकलकर दरिया किनारे जब उस मकाम पर पहुंचे जहां धारावार मछेरों का गांव होना चाहिए था, तो देखा कि वहां टूटी फूटी जली हुई झोंपड़ियों के अध चले खपरेल बिखरे हुए थे। सीधा के चेहरे का रंग बदल गया। वो हैरत की तस्वीर बनी इन झोंपड़ियों की तबाही का मंजर देखने लगी। रघु ये सब कुछ क्या हो गया? मैं भी हैरान हो रहा था कि वहां एक भी झोंपड़ी सलामत नहीं थी। कई जगहों पर जमीन की खुदाई हो चुकी थी। मैंने कहा, सीधा लगता है इधर आग लग गई होगी। सीधा ने ऊंची आवाज में अपने माता पिता और दूसरे रिश्तेदारों का नाम ले लेकर उन्हें पुकारना शुरू कर दिया। दरिया किनारे सिर्फ 2 कश्तियां सही हालत में पड़ी थीं, बाकी कश्तियां टूटी फूटी थी, कुछ आधी दरिया में डूबी हुई थीं। सीधा की पुकार पर किसी तरफ से कोई आवाज ना आई। दरिया का ये किनारा दूर तक वीरान था। एक तरफ किनारे से थोड़ा हटकर एक ऊंचा टीला था जिस पर ताड़ और नारियल के दरख्तों का झुंड था। सीधा बेहद परेशान और मुस्तरिब थी। उसके माँ बाप का कुछ पता न था। झोंपड़ियों की राख और अध चले खपरेल इधर उधर बिखरे हुए थे। कोई आदम था ना आदमजाद। सीधा ने भराई हुई आवाज में कहा, मेरे माता पिता कहाँ चले गए रघु? मैंने उसे हौसला देने की कोशिश की, मगर वहां तबाही का मंजर सामने बिखरा था। उसे कैसे हौसला होता? वो ऊंचे टीले की तरफ दौड़ गई। मैं भी उसके पीछे पीछे भागा कि कहीं ये वहशी लड़की खुदकुशी न कर ले। सीधा ने टीले के नीचे खड़ी होकर किसी का नाम लेकर जोर से आवाज दी। किसी आवाज पर टीले के ऊपर झाड़ियों के पीछे एक स्याह फाम सफेद बालों वाले बुढ़े मछेरे ने अपना सर बाहर निकाल कर देखा। उसके रुखसारों की हड्डियां बाहर निकली हुई थीं। सीधा ने चीख कर कहा, दादा मैं सीधा हूँ, ये सब क्या है? मेरे माता पिता कहाँ हैं? गांव के सब लोग कहाँ गए? बूढ़ा मछेरा झाड़ियों के पीछे से निकल आया। उसने अपने दोनों सूखे से बाजू फैला दिए और बोला, सीधा बेटी हम बर्बाद हो गए। हम तेजी से टीले पर पहुंचे। यहाँ झाड़ियों के पीछे बूढ़े मछेरे ने नारियल की शाखों को जोड़कर एक छोटी सी झोंपड़ी बना रखी थी। बाहर पत्थरों के चूल्हे पर धुआं खाती केतली रखी थी। उसने सीधा को अपने सीने से लगा लिया और दोनों धाड़े मार मार कर रोने लगे। मैंने देखा कि सीधा का सांप उसकी साड़ी में कमर के पीछे से सर निकाले इधर उधर हैरानी से देख रहा
रहा था। ये बूढ़ा मछेरा सिधा का रिश्तेदार था। उसने तबाही की जो दास्तान सुनाई वो ये थी कि वहाँ दरिया किनारे शहर से एक जागीरदार पटेल ने आकर डेरा जमा लिया है। दरिया किनारे की सारी जमीन और उससे मुल्हिक आधा जंगल उसकी मिल्कियत है। वो दरिया किनारे जंगल की लकड़ी की कटाई और लकड़ी के स्लीपर बनाने का एक कारखाना लगाना चाहता है। एक रोज वो अपने गुंडों के साथ आया और मछेरों को झोंपड़ियों से निकाल बाहर करके उनकी झोंपड़ियों को मसमार करने लगा। मछेरों ने मजाहमत की तो उसके गुंडों ने बंदूकें चलानी शुरू कर दी। उन्होंने गांव के सब आदमियों और बच्चों को हलाक कर डाला। बुढ़े मछेरे ने डुबडुबाई हुई आंखों के साथ बताया, पटेल के गुंडों ने दरिया की तरफ भागते बच्चों और औरतों पर भी गोलियां चलाकर मार डाला, फिर झोंपड़ों को आग लगा दी। पटेल एक जगह खड़ा सिगार पीते हुए ये सब कुछ देखता रहा और अपने गुंडों को शह देता रहा। सिधा का चेहरा गम से निढाल था। उसने रोते हुए पूछा कि गांव वालों की लाशें कहाँ हैं। बुढ़े मछेरे ने बताया कि पटेल के हुक्म पर सारी लाशों को जलाकर उनकी राख हड्डियों समेत दरिया में बहा दी गई है। कोई सबूत बाकी नहीं रहा। मैं किसी तरह बचता बचाता इस टीले पर आकर छुप गया था। मेरी बच्ची मैंने अपने बच्चों अपनी बच्चियों को पटेल के गुंडों की गोलियों से तड़प तड़प कर मरते देखा है, पर मैं बुढ़ा हूँ, कुछ न कर सका। बुढ़ा मछेरा आंखों पर हाथ रखकर ज़ारो कतार रोने लगा। सिधा ने सर झुका रखा था। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। इस गम में मैं भी बराबर का शरीक था। उन लोगों के साथ ऐसा भयानक जुल्म किया गया था जिसकी मिसाल मिलनी मुश्किल थी। गुजरात काठियावाड़ के पटेलों के बारे में मैंने सुन रखा था कि वो पुलिस की सरपरस्ती में मनमानी करते और अपने मजारे पर जुल्म ढाते हैं। और ये जगह तो शहर से कोसों दूर एक जंगल में थी, जहां उसे पूछने वाला कौन था। अलमनाक हादसे की इत्तला हम पुलिस को भी नहीं कर सकते थे। पुलिस को इत्तला करने जाते तो खुद पकड़े जाते। मैं सिधा को दिलासा देने की नाकाम कोशिश करता रहा। हम चौंपड़ी के आगे जमीन पर बैठे थे। बुढ़े मछेरे ने धोती के मैले पल्लू से आंसू पोंछकर कहा, बेटी भगवान की यही इच्छा थी, हम क्या कर सकते हैं, गरीब लोग हैं। फिर उसने सिधा से पूछा कि उसका खामद साथ क्यों नहीं आया। मेरी तरफ देखकर पूछा, ये पुरुष कौन है। सिधा ने बुढ़े मछेरे को बताया कि उसके खामद का देहांत हो गया था। खामद के भाई बंद उसे मुर्दे के साथ उसे चिता पर जलाने ले गए थे। इस तमिल नौजवान रघु ने उसकी जान बचाई। अब वो अपने माता पिता के घर आई थी कि आगे ये तबाही देखी। सिधा का बेटा सांप उसकी साड़ी से निकलकर उसके बाजू से उतरने लगा तो बुढ़े मछेरे ने किसी कदर चौंक कर सांप के बारे में पूछा, ये तुम्हारे साथ है बेटी। वो बोली, ये मेरा बेटा है दादा। इतना कहकर सिधा ने सांप को गर्दन से पकड़कर उसका मुंह उठाकर अपनी तरफ किया और रिंधी हुई मगर गुस्सीली आवाज में बोली, नाग मेरे माता पिता का बदला लोगे? बोलो, जवाब दो, बदला लोगे अपनी माँ पर किए गए जुल्म का? बुढ़े मछेरे ने हाथ बांध कर कहा, बेटी ऐसा कभी सोचना भी नहीं। पटेल के गुंडों के पास बंदूकें हैं। सिधा ने राइफल उठाकर उसका दस्ता जमीन पर मारते हुए गुस्से में कहा, हमारे पास भी बंदूक है दादा। हम अपने माता पिता भाई बंदों कुट्टम कबीले के खून का बदला लूंगी, जरूर बदला लूंगी। सिधा की नथनों से एक बार फिर फुनकारें निकली। बुढ़ा मछेरा झोंपड़े में गया और नारियल की टोकरी में रखी हुई कच्ची मछली ले आया। तुमको भूख लगी होगी, ये भून कर खा लो। बस मुंह अंधेरे दरिया पर जाकर कुछ मछलियां पकड़ लाता हूँ और सारा दिन जहाँ दुबका बैठे रहता हूँ। पटई के आदमी दोपहर को यहाँ का चक्कर लगाने आते हैं। सिधा ने सर उठाकर उस जमीन की तरफ देखा जहाँ उसके माता पिता को गोलियां मारकर हलाक किया गया था। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे सिधा ने अपना फन खोल रखा हो। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, रघु मुझे बंदूक चलानी आ गई है ना? मैंने कहा, हाँ सिधा, पर तुझे बंदूक चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी इस बात पर सिधा ने कोई जवाब न दिया। अपनी जगह से उठी, झोंपड़ी के दरवाजे पर पड़े मिट्टी के घड़े में से पानी नारियल के कटोरे में डालकर पिया। फिर मुझे पानी दिया और आग जलाकर खामोशी से मछली भूनने लगी। मिट्टी के एक मटके में जवार का आटा पड़ा था। बुढ़े ने पत्थर को रगड़कर आग जलाई। सिधा ने मछली बनाई, रोटी पकाई। वो खामोश थी। उसके चेहरे पर एक संगीन सुकूत था। मैं जानता था कि वो क्या सोच रही है। वो पटेल और उसके गुंडों से अपने लोगों के खून का इंतकाम लेने का फैसला कर चुकी है। हमने मिलकर थोड़ी बहुत रोटी खाई, मछली खाई। मैं सख्त थक गया था। मैं वहीं घास पर लेट गया। सिधा अपने सांप को दूध पिलाने लगी। बुढ़ा मछेरा झोंपड़ी में जाकर पड़ गया। मैं सोच रहा था कि अब सिधा का क्या बनेगा। जाहिर है मैं उसे साथ नहीं रख सकता था। यही हो सकता था कि मैं उसे बुढ़े मछेरे के हवाले करके खुद कश्ती में बैठकर जुनूब की तरफ निकल जाऊं। क्योंकि जुनूब की जानिब बंबई की बंदरगाह थी। मुझ पर गुनूद की तारी होने लगी थी कि कुछ आदमियों की बातें करने की आवाज सुनाई थी। मैं चौंक कर उठ बैठा। सिधा भी झाड़ियों के ऊपर से टीले की दूसरी जानिब देखने लगी। मैं उसके करीब आ गया। इतने में झोंपड़ी से बुढ़ा मछेरा भी निकल आया। वो भी झाड़ियों के पीछे बैठकर नीचे तकने लगा। नीचे टीले के करीब से 2-3 आदमी गुजर रहे थे। उनके कांधों से बंदूकें लटकी थी। वो एक जगह खुदी हुई जमीन में रुक गई। एक आदमी ने जेब से फीता निकाला और जरा परे जाकर जमीन की पैमाइश करने लगा। उनकी बातों की आवाजें हम तक पहुंच रही थी। वो गुजराती जबान में बातें कर रहे थे जिसको मैं अभी पूरी तरह नहीं समझ सका था। बुढ़े मछेरे ने कपकपाती हुई आवाज में कहा, ये पटेल के गुंडे हैं। इन्होंने ही हमारी झोंपड़ियों को आग लगाई थी।
मेरे बच्चों पर गोलियां चलाई थी। बुढ़े की आवाज भर आई। मुझे तेज फुनकार सुनाई दी। मैं उसे सांप की फुनकार समझा, मगर ये सिधा की फुनकार थी। गुस्सीली, इंतकाम अंगेज और वहशी फुनकार। सिधा ने राइफल पर हाथ रखा तो मैंने उसका बाजू पकड़ लिया और तमिल जबान में कहा, पीछे इनके साथी भी होंगे, गोली की आवाज सुनकर वो भी आ जाएंगे। सिधा ने मेरा हाथ झटक कर गुस्सीली सरगोशी में कहा, मेरे माता पिता का खून किया है इन्होंने, तेरे माता पिता का नहीं, मेरे सगे मारे हैं इन्होंने, तुम चुप के बैठे रहो। मैंने सिधा को गलत मशवरा नहीं दिया था। इस जंगल में राइफल का धमाका दूर दूर तक सुना जा सकता था। जाहिर है गुंडों की तरफ से भी हम पर फायरिंग होगी। हम एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा 2 गुंडों को मार सकते थे, वो भी अगर सिधा का निशाना लगा। फायरिंग की आवाज सुनकर पटेल के डेरे से दूसरे गुंडों का पहुंचना यकीनी था और खुदा जाने उनके पास कितना असलहा होगा। मगर सिधा पर इंतकाम का भूत सवार था। वो नागिन की तरह फुनकार रही थी। बुढ़े मछेरे ने भी सिधा को गोली चलाने से रोका, मगर सिधा फायर दाग चुकी थी। 303 की राइफल के धमाके से सारा जंगल गूंज उठा। दरख्तों पर से परिंदे फड़फड़ाते शोर मचाते उड़ गए। सिधा का निशाना चूक गया था। तीनों गुंडे घबरा कर एक तरफ दौड़े। उसके साथ ही 303 का एक और धमाका हुआ और एक गुंडा दौड़ते दौड़ते उछला और कलाबाजी खाकर मुंह के बल गिर पड़ा। ये मेरी राइफल का धमाका था। दोनों गुंडे खुदी हुई मिट्टी के ढेरियों के पीछे लेट गए। वहां कोई दरख्त नहीं था। जंगल कुछ फासले पर शुरू होता था। गुंडों ने भी टीले की तरफ गोलियां चलानी शुरू कर दी। मैंने सिधा को नीचे खींच लिया और बुढ़े को भी जमीन पर लेट जाने को कहा। फिर अपनी राइफल से नीचे एक ढेरी का निशाना बांध कर फायर किया तो चीख की आवाज बुलंद हुई और एक और गुंडा वासिले जहन्नम हो गया। उसके साथ ही तीसरा गुंडा उठकर जंगल की तरफ भागा। ये मेरे लिए बड़ा आसान निशाना था। मेरी राइफल से तीसरी गोली निकली। धमाके से जंगल एक बार फिर गूंज उठा और तीसरा गुंडा भी अपनी जगह से 2 फुट उछला और जमीन पर गिर गया। 303 की गोलियों ने उसके पर अखचे उड़ा दिए थे। सिधा मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, रघु, तुमने मेरे माता पिता की आत्मा को शांत कर दिया है, मुझे शांत कर दिया है। बुढ़ा घबरा कर झोंपड़ी की तरफ दौड़ा और बोला, अब यहाँ से निकल चलो, पटेल के गुंडे आते ही होंगे, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो झोंपड़े से अपना थैला गले में डालकर नीचे को दौड़ने ही वाला था कि मैंने उसे पीछे खींच लिया और तमिल जबान में कहा, खबरदार, झोंपड़ी में जाकर बैठो, हम मुकाबला करेंगे। सिधा भी बूढ़े को डांट कर झोंपड़ी में ले गई और उसे सख्ती से हिदायत की कि वो झोंपड़ी में लेकर रहे और बाहर न निकले। मैंने सिधा को तेजी से राइफल को रीलोड करना बताया और कहा कि भगवान के लिए निशाने की सीध में नाली रखो, हमारे पास गोलियां कम हैं। टीले के ऊपर झोंपड़ी की दीवार के साथ कुछ पत्थर पड़े थे। मैंने उन्हें उठाकर जंगल और दरिया के किनारे का रुख जल्दी जल्दी लगाया और एक छोटा सा नामुकम्मल मोर्चा बनाया। हमारे एक तरफ दरिया था। हमें राइफलों के चैम्बर गोलियों से भरने शुरू कर दिए और सेफ्टी कैच खींचकर हमारी निगाहें दरिया किनारे उस तरफ लगी थीं जिधर से गुंडों को चलकर आते देखा था। दिन का पहला पहर था। धूप चारों तरफ फैली हुई थी। हम दूर दरिया किनारे के नारियल के दरख्तों के टेढ़े मेढ़े तने नजर आ रहे थे। फिर अचानक हवाई फायर हुआ और जंगल के बाकी मांदा परिंदे भी शाखों पर से उड़ गए। मैंने कहा, सिधा होशियार, गुंडे आ रहे हैं। ये फायर गुंडों की तरफ से किया गया था। वो जंगल में फायरिंग के धमाके सुनकर पटेल के डेरे से मुसल्ला होकर अपने साथियों की खबर लेने आए थे। वो अपने साथियों को पुकार रहे थे। उनकी तादाद 7 थी। उनमें से 4 के पास बंदूकें थीं और 3 आदमियों के हाथ में छुरे पकड़े हुए थे। वो हमारे टीले की तरफ ही आ रहे थे। वो ऊंची आवाज में चिल्ला रहे थे, अरे रामदेत, अरे डीनू, कहाँ मर गए हो तुम। उन्हें मालूम नहीं था कि जिनको वो आवाजें दे रहे हैं वो वाकई जहन्नम रसीद हो चुके हैं। सिधा मेरे कंधे से कंधा मिलाए बैठी थी। उसका सांस फुनकारे बनकर निकल रहा था। उसका सांप गर्दन में पड़ा था और वो अलग फुनकार रहा था। मैंने सिधा से कहा, जब तक मैं गोली न चलाऊं तुम मत चलाना। एक आदमी को अपनी बंदूक की नाल की सीध में लेना और घोड़ा दबा देना। सिधा ने फुनकार जैसी सांस निकालकर एक एक लफ्ज को चबाते हुए कहा, बचेगा नहीं, नहीं बचेगा। मुझे इसकी तरफ से खतरा ही था कि जाने कब और किस वक्त गोली दाग दे। मैं चाहता था कि गुंडे और ज्यादा करीब आ जाएं और कम से कम 3 बंदूक वाले गुंडे जरूर मेरी रेंज में होंगे। गुंडों ने जब देखा कि उनका कोई साथी जवाब नहीं दे रहा तो वो बिखर गए और झुककर टीले की तरफ बढ़ने लगे। अब वो बड़े मोहतात हो गए थे। सिर्फ इशारों से एक दूसरे को आगे बढ़ने का कह रहे थे। मैंने एक बार फिर सिधा को ताकीद की कि वो मुझसे पहले गोली न चलाए। गुंडों का रुख अब टीलों से कुछ हटकर उस जमीन की तरफ हो गया था जहां मिट्टी खुदी हुई थी। ये बात उनके इल्म में थी कि उनके साथी जमीन की पैमाइश करने आए थे। अचानक एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, डीनू की लाश पड़ी है। उन्होंने अलग अलग रहकर आगे बढ़ने की जो स्कीम बनाई थी वो इस आवाज के सुनते ही चौपट हो गई। वो अपने साथी की लाश की तरफ दौड़े और गैर इरादी तौर पर एक जगह इकट्ठे हो गए। बस यही वो लम्हा था जिसका मुझे इंतजार था। मैंने राइफल से निशाना बांधा और घोड़ा दबा दिया। धाई की आवाज से जंगल दरस गया। साथ ही भयानक चीख के साथ एक गुंडा गिर गया। मेरी गोली एक बदमाश के पहलू को चीरती हुई दूसरे पहलू से गुजर गई थी। दूसरा धमाका हुआ। ये सिधा के फायर का धमाका था, मगर उसका फायर खाली गया।
मैंने ऊपर तले 3 फायर छौंक दिए, मगर अब गुंडे इधर उधर बिखर गए थे। वो खौफजदा गीदड़ों की तरह भागकर इधर उधर छुप गए। एक जगह कटे हुए दरख्तों के तने पड़े थे। वो उनकी ओट में लेटकर हमारे टीले की तरफ फायर करने लगे। उन्हें मालूम हो गया था कि फायर टीले की तरफ से उन पर आ रहा है। मेरे लिए अब मुश्किल पैदा हो गई थी। टारगेट दरख्तों के तनों के पीछे था। मैंने सिद्धा का हाथ रोक दिया। अभी फायर न करना, हमारे पास गोलियां कम है। सिद्धा रुक गई। मैं गुंडों की कमर से लटकती कारतूसों की पेटियां देख चुका था।